स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एनवीडिया का इवैल्यूएशन, ये होप है या हाइप है, इसे समझते हैं। तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं। तो एनवीडिया क्या है? ये एक यंग एमएनसी है। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, पढ़े होंगे सोशल स्टडीज में। और यंग इसलिए बोल रहे हैं कि इसका उम्र ऑलमोस्ट मेरे जितना ही है। 5 अप्रैल 1993 में। तो समझिए बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 100 ईयर्स या 400 ईयर्स ओल्ड नहीं है, काफ़ी यंग है। और ये पब्लिक के लिए कब खोला गया? मतलब सारी कंपनी जनरली प्राइवेट स्टार्ट होती है, फिर जब एक पॉइंट पे हो जाता है कि अब हम कुछ ऑफर कर सकते हैं तो वो खोलते हैं अपना मतलब इवैल्यूएशन, मतलब आप खरीद सकते हो शेयर्स उसमें। तो ये 29 जनवरी 1999 में इन्होंने खोल दिया, मतलब ऑलमोस्ट समझिए 25 ईयर्स अगो। और ये उस टाइम में $12 पे शेयर्स बेच रहे थे। अगर उसे आप इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, आज कितना होता वो? तो वो समझ लीजिए $23 होता। तो ठीक है, इन्होंने खोल दिया। और जेशन हुआंग इनका सीईओ है, और ये इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात है, और इसका इकलौता स्ट्रेंथ है कि सारी कंपनी जो इस साल के आसपास होती है, यानी 10 साल हो गया या 15 साल हो गया, सीईओ बदलने लग जाते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये स्टार्टिंग में 1993 में बैठे, अभी भी वही हैं, मतलब छोड़ ही नहीं रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फ़ायदा रहता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म फ़ोकस कर पाती है। गूगल का सबसे बड़ा दिक्कत ये नहीं था कि गूगल मतलब ये उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, सब चीज़ वो करके बैठे हुए थे। बट रहा बात कि बहुत सारी चीज़ में आप जैसे आज पेड़ लगाते हो, तो कल नहीं फल मिलता है, कई साल रुकना पड़ता है, तब जाके फल मिलना शुरू होता है। मतलब सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी वाले, ये जो ओरिजिनल गूगल के एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने बनाया था। गाड़ी खोल रहे थे, लेकिन सबको स्टॉक वालों को था, हमको तुरंत रिटर्न चाहिए, हमको तुरंत रिटर्न चाहिए। नहीं मिलेगा सर, टाइम लगता है। उसको फायर कर दिया, फिर बाद में फिर गोल-गोल घूम के, अरे यार! हम तो इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट करने पे थे। इसलिए कि आप हड़बड़ा गए। तो गूगल के साथ जो ये हुआ, ये कभी एनवीडिया के साथ नहीं हुआ, क्योंकि एनवीडिया में एक ऊपर में बैठा हुआ है, सर हम डिसाइड कर रहे हैं, आपको अपना शेयर्स लेना है लो, नहीं लेना है तो मत लो, हमको बस परेशान मत करो। मतलब एक लॉन्ग टर्म स्टीयरिंग। ऑब्वियसली इनके पे भी दबाव बना रहता है, लेकिन एज़ ए गाइड तौर पे, और चूँकि इतना लंबा मोमेंटम ये बना लिए हैं, कोई क क्वेश्चन नहीं करता, और ये सीधे हैंडल कर पाते हैं कि कंपनी को अच्छा आज यहाँ थोड़ा-सा लॉस हो गया तो कंपनी ही बंद कर दो। वो नहीं, नहीं, नहीं सर, लॉन्ग टर्म। तो ये यही कारण है कि ये इतना ऊपर तक आ पाए हैं। क्योंकि बोल रहे हैं ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, और आप सोच लीजिए $12 से आप ट्रिलियन ये ऑलमोस्ट 100 से क्रॉस कर गए, भाई इतना तेज़ी से कैसे हो गया? तो यहाँ पे समझते हैं इनके पास है क्या, ये ऑफ़र क्या कर रहे हैं? ये ऑफ़र करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 2 खेल है। पहला है ह्यूज सॉफ्टवेयर स्टैक, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जीपीयू बनाने का बहुत सारी कंपनी बना सकती है। जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बनाता है? जीपीयू बनाने का हर कोई बना लेगा, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर स्टैक लगेगा ताकि आप उससे एक्चुअली कुछ कर पाएँ, वो बहुत मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है? आप ऐसा समझिए कि 2 ही 3 कंपनी है जो ग्राफिक्स कार्ड बनाती है, और सब धुल जाती है इसके सामने। मतलब एनवीडिया को हटाइए आप, एटीआई बनाता था, किसी तरह चल रहा था। और मतलब समझिए कंसोल में ये सब लोग इसलिए चल जाते हैं, कंसोल में एक सॉफ्टवेयर स्टैक बनाना था, काम खत्म। कंप्यूटर में बहुत लंबा-चौड़ा फचांग बनता है, वो नहीं सँभाल पा रहे थे। एटीआई बिका, एएमडी ने एटीआई को खरीद लिया, वो भी नहीं ठीक से सॉफ्टवेयर स्टैक बना पाए। लिटरली एएमडी का भी एक मीम चल रहा है, जो लोग बोलते हैं कि इट एजेस लाइक फाइन वाइन, यानी कि आप हार्डवेयर खरीदते हो, 1 साल लग जाता है तब जाके उसका परफॉर्मेंस आता है, तब तक वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो जाता है। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्डवेयर सिर्फ़ हार्डवेयर से नहीं चलता है, सॉफ्टवेयर स्टैक चाहिए। अगर आप ESP32 का बात कर रहे हैं, आर्डुइनो का बात कर रहे हैं, ये सब माइक्रो कंट्रोलर, वो हार्डवेयर ओनली है। ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर हटा देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। हार्डवेयर हटा देंगे, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये दोनों की जो शादी करा के एक परफेक्ट ऑफरिंग कर रहे हैं, इसी के लिए इनका वैल्यू है। तो बहुत बड़ा इनका सॉफ्टवेयर स्टैक है। दूसरा फैबलेस ये कंपनी है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर में अपना इनके पास छोटा-सा फैक्ट्री, उसमें प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं, और फिर ये चले जाते हैं TSMC के पास कि भैया तुम मास प्रोड्यूस करो इसको। तो ये एक नॉर्मल ऑप्शन है। तो इनके पास 2 कोर ऑफरिंग है। कोर ऑफरिंग में है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जीपीयूज़, यहीं से इन्होंने गाड़ी खोला था। और उसके बाद अब थोड़ा ये मतलब आप जो क सुपर कंप्यूटर में देख रहे हैं जीपीयू, वो कहने को जीपीयू ही है। मतलब कि भले उसे कंप्यूट कार्ड कहा जाता है, लेकिन है वो लॉजिक जो है उसका, वो जीपीयू का ही है, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग यूनिट है वो। इसीलिए वो मतलब बहुत आराम से, मतलब इन्होंने समझा जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप किया जीपीयू का, उससे ये थोड़ा साइड में कूदे तो बोले, "अरे! सुपर कंप्यूटर में तो हमारा ही माल लगेगा।" धड़ाक से वहाँ कूद गए। तो ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बढ़िया से कर लिया, उस पे हैंडल कर लिया, इन्होंने हार्डवेयर बना लिया। दूसरा हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि जैसे आप लोग सुनते हैं ना कूडा कोर्स, तो किसी को तो बैठ के लिखना पड़ेगा ना, वो किसी को बैठ के करना पड़ेगा। और एएमडी का सबसे बड़ा फेलियर यहीं पे आता है कि वो ढंग से सॉफ्टवेयर स्टैक नहीं बना पाए हैं। आपको अभी भी, मैं जब ये कुछ साल क्या 6-7 साल पहले था गेमिंग स्टूडियो में, एक भी स्टूडियो में मैंने एएमडी का प्रोडक्ट्स नहीं देखा है। हर जगह घूम फिर के वही आता है कि आप पूरा स्टैक जो है सॉफ्टवेयर का एनवीडिया का पे ट्रस्ट करते हो।
अब वो वही समझिए, ये एनवीडिया यही दोनों की शादी अच्छे से है, इसीलिए इतना बड़ा कंपनी बना है। और ये समझिए इनका लीड जो है हर के ऊपर है, डिस्कशन नहीं करना, आप मार के लो, अरे इंटेल का आर्क है, देख लीजिए उनका लॉन्च कैसा हुआ था, और इंटेल कब से जीपीयू बना रहा है, कब से उनका इंटीग्रेटेड जीपीयू यूनिट है। मतलब लोग सोचे ना कि आप बड़ा बनाओगे, खराब तो नहीं होगा ना? नहीं सर, उनका तो जीपीयू ही क्रैश करने लग रहा था, बहुत टाइम लगा, अब जाके ऐसा हुआ कि आप खरीदो, लगाओ, तो एटलीस्ट चले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जीपीयू बनाना और इसके लेवल का, यानी एनवीडिया के लेवल का सॉफ्टवेयर पॉलिश देना अच्छे-अच्छों की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और सोचिए एएमडी कब से मेहनत कर रहा है एटीआई को खरीद के, अभी तक उसको ऐसा नहीं आया कि वो आराम से धो दे उसको। तो ये जो मैसिव पैरेलल कंप्यूट कॉम्प्लेक्स ये बेचते हैं, इसी के मामले में ये दादाजी, कितना बड़ा दादाजी? ये 80% मार्केट अकेले बैठे हुए, और बाकी जो 20% है उसमें कोई दूसरा नहीं है, उसमें कई लोग बैठे पड़े हैं। मतलब कि ये अकेले 80% खा जाते हैं, बचा-खुचा में सब लोग लड़ रहे हैं। उसमें आपका इंटेल लड़ रहा है, अमेज़न लड़ रहा है, गूगल लड़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट लड़ रहा है, सब वो छोटे से 20% में लड़ रहे हैं, ये 80 अकेले लेके बैठे हुए हैं। सर हम दादाजी, हमसे डिस्कशन मत कीजिए। तो वही समझिए, ये बहुत आराम से जीपीयू से गाड़ी इन्होंने खोला था, और फिर जो टोक्यो ड्रिफ्ट हमारे कंप्यूट कार्ड में, वहाँ पे इन्होंने पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो यही यही इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसको चलाने के लिए चाहिए, ये दोनों बहुत बढ़िया बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अभी इतना हाइप क्यों हो रहा है? तो अभी हाइप हो रहा है एआई रश के कारण। तो एआई रश क्या है? तो ये आप समझिए कि चैट जीपीटी दुनिया बदल दिया। चैट जीपीटी को भूतकाल, मतलब जब भविष्य हो जाएगा 10-20 साल बाद देखेंगे, चैट जीपीटी को वो मोमेंट कहा जाएगा। जैसे आईफ़ोन मोमेंट था। मतलब कहें ना, आईफ़ोन 1 के बारे में कोई उतना नहीं सोचता, लेकिन वो मोमेंट था, उसने दुनिया बदल दी। वैसे ही समझिए चैट जीपीटी ने दुनिया बदल दिया, क्योंकि वो पहली बार था जहाँ आम पब्लिक की आम ज़रूरतों में एआई एक ऐसा चीज़ बन गया जो कुछ कर सकता था। यानी कि मैं एआई सुन-सुन के पक चुका हूँ, कब से सुन रहा हूँ, बचपन से। बचपन में डिस्कवरी चैनल में सुन रहे थे उसके बारे में। लेकिन पहली बार हुआ कि अच्छा, मैं माइक्रो कंट्रोलर का कोड लिखने मुझे नहीं आता है, मैं एआई को बोल सकता हूँ, वो मेरे लिए लिख देगा और उससे हम काम करने लगेंगे, प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे। ये सोच नहीं सकते थे, ये अब हम ऑलमोस्ट कर रहे हैं। हम कोड नहीं लिख रहे, लेकिन एआई से बार-बार आगे पीछे कर कर के कोड बना रहे हैं, कोड आराम से डाल रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है। ये होने लगा, ये दुनिया बदल दिया। इसीलिए बोल रहे हैं चैट जीपीटी से पहले की दुनिया और बाद की दुनिया बदल गई है। गाड़ी खुल गया। अब यहीं पे समझिए कि हर कोई कूद पड़ रहा है कि नेक्स्ट चीज़ बनाए। जैसे कि एप्पल का आईफ़ोन आया, उसके बाद हर कोई कूद पड़ा स्मार्टफ़ोन बनाने के लिए। सेम ऐसा ही एआई में हुआ। चैट जीपीटी ने गाड़ी खोल के दिखाया दुनिया को कि भैया ये तो हो सकता है, तो सब टूट पड़े। जो लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे मेटा हो, कुछ भी रख लीजिए। सब लोग जो हैं, ठीक है, क्या है, वो सब टूट पड़े, क्योंकि भैया ये तो आपने डिलीवरी दे दिया। मतलब एक होता है ना आइडिया, और एक होता है डिलीवरी हो गई सर, तो डिलीवरी हो गया। तो यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए, हर किसी को बड़ा ये चाहिए, न्यूरल नेटवर्क चाहिए, ठीक है? आप चैट जीपीटी को कैसे बीट करोगे? उससे बेटर न्यूरल नेटवर्क या उससे बड़ा बनाओ। और बड़ा बनाना तो एक्चुअली आप चेक कर सकते हो, बेटर बनाना पता नहीं है, तो एटलीस्ट बड़ा बनाने के लिए आप बोलोगे भैया उसने 10,000 जीपीयू का यूनिट पे चलाया, मेरे को 20,000 दे दो। तो आप बड़ा इंटेल नेटवर्क के पीछे भागोगे। जिसको और पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, जिसको और बड़ा पावरफुल हार्डवेयर चाहिएगा, वो एनवीडिया बेचेगा। ये समझिए वही वाला लॉजिक है जो कहा जाता है सेलिंग शॉवेल्स इन गोल्ड रश। यानी कि गोल्ड रश में कहावत है कि गोल्ड रश जब हुआ था अमेरिका में, काफ़ी लोग टूट पड़े कि भैया हम जाते हैं, वहाँ खोदते हैं, हमको सोना मिलेगा। और यहाँ पे समझिए जितने माइनर्स लोग गए थे, मेजॉरिटी का बैंड बच गया, मेजॉरिटी को कुछ नहीं मिला। काफ़ी लोगों को मिला है, इसीलिए गोल्ड रश कहते हैं, क्योंकि अगर हर कोई फेल करता है तो तुरंत वो रश खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग पास कर रहे थे, मेजॉरिटी फेल कर रहे थे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका हो रहा था? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था जो लोग शैवल बेच रहे थे। यानी कि आप गोल्ड रश में जाके खुदाई नहीं कर रहे हो कि हम सोना खोदें, ना, ना, ना। सर सोना खोदने वाले सब लोग क्या करेंगे? वो क्या करेंगे भैया, आपको हम कुदाल बेचेंगे। तो वही समझिए, शवल जो लोग बेच रहे थे वही हुआ। इसी टाइम में लुइस, मतलब जितने जीन्स वाली कंपनी है वो सब इसी टाइम पैसा छापना शुरू की। पैसा दबा के छापिए। ये ऐसा समझिए कि आईआईटी करके, ठीक है, अगर आप आईआईटी करते हैं, एक जॉब वॉब लेते हैं, कितना पैसा मिलेगा? अब वही सोचिए कि उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा अगर आप एक कोचिंग सेंटर खोल देते हैं, जहाँ पे सब कोई आईआईटी करवाइए आप। आपको कोई लेना-देना नहीं है आईआईटी से। आप आराम से बस आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करो ना, मेरे को क्या लेना-देना है, तुम्हारा कुछ हो, तुम्हारा कुछ ना हो, मेरा क्या लेना-देना। आपका एकदम पैसा छापिएगा, जितना सारे आईआईटियंस के जो जॉब लगा लिए उनको जोड़ के भी आपका सैलरी से 10% ही ला पाएँगे वो लोग। तो ये वही समझिए कि रश हो रहा है किसी और चीज़ का, उस रश के पीछे मत भागिए। आप उस रश को सपोर्ट कीजिए। अरे तुमको नीट के पीछे भागना है? अरे हम सपोर्ट करते हैं। तुमको जेईई के पीछे भागना है? हम सपोर्ट करते हैं। तुम आईआईटी के पीछे, हम सपोर्ट करते हैं। तो यही जंक्शन हुआ, तुम एआई के पीछे भागना, हम सपोर्ट करते हैं। ए सपोर्ट,
मेरा सपोर्ट है, बड़ा-बड़ा सपोर्ट है, मिलियन डॉलर का सपोर्ट है। तो वही समझिए कि ये बहुत अच्छा किसी ने मीम बनाया था उसमें कि सब कंपनी क्यों कूद रही है? सब कंपनी कूद रही है कि उनको वैल्यू चाहिए, वो एआई बनेंगे उससे वैल्यू मिलेगा। इनका ये जो बोर्ड्स हैं मतलब जो इतना भयानक-भयानक चीज़ बना रहे हैं, वो हार में चले गए, इनको टेंशन ही नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये रश का ये बहुत बढ़िया फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब एकदम बेस्ट। मतलब एआई रश हो रहा है, एआई रश में किसका फ़ायदा हो रहा है? जो लोग कंप्यूटर्स बना रहे हैं और ये दबा के पैसा प्रिंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनका स्कोप कितना है। तो स्कोप में समझिए कि ये मार्केट जो है ये बूम एंड बस्ट साइकिल जैसा ही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये कॉमन सिस्टम है। आप लोग में से ये स्पेस में भी होता है, ये मोबाइल फ़ोन में भी होता है, हर एक फ़ील्ड में होता है। बूम एंड बस्ट का आइडिया क्या है? मतलब ये एक नेचुरल ट्रेंड है, ठीक है? अब उसमें क्या होता है ओवर इवैल्यूएशन होगा। आप कोई भी नया चीज़ आता है जैसे एआई अभी आया है, सब लोग कूद रहे हैं एआई पे, मेजॉरिटी पिट ही जाएँगे। ऑब्वियसली वो पीक होगा जो अभी ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट पीक आने वाला है। पीक में सब लोग का वो होगा, फिर धीरे-धीरे होगा भैया आप इतना पैसा ले लिए जैसे एक टाइम में सब लोग ऐड के पीछे पगलाए थे, तो सब लोग का नहीं हुआ ना ऑब्वियसली 1 ही 2 कंपनी बची और ये डॉट कॉम बबल में भी यही हुआ था। सब कोई टूट रहा है, सब कोई पैसा दे रहा है कि भैया कल को ये बड़ा चीज़ होगा। तो वो पीक आ जाता है, ठीक है? जैसे हम लोग कहते हैं बबल बर्स्ट करना, वहाँ पे बर्स्ट करता है। फिर होता है सर रिकवरी निकालो, ठीक है? हमने आपको पैसा दे दिया, ठीक है? अब रिटर्न दो, रिटर्न नहीं दे पाए, क्रैश करना शुरू किया, ट्रॉफ आ गया, सबकी बैंड बच गई और इसके बाद फिर धीरे-धीरे नहीं इसका एक्चुअली थोड़ा-सा वैल्यू है, जब थोड़ा ज़मीन पे आ जाते हैं, तो धीरे-धीरे से वो वैल्यू रिकवरी करता है। तो यही समझिए 2008 में जो लोग खरीद लिए थे, तो वैल्यू ऊपर क्यों चढ़ गया? बात वही समझिए, वो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे गिर गया था। वो नॉर्मल आ गया। उतना ऊपर नहीं गया जितना पीक में था, लेकिन धीरे-धीरे नॉर्मल हो गया। ये बूम एंड बस्ट जो है हर चीज़ में होता है। मोबाइल फ़ोन इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ये खोलता है, मोबाइल नेटवर्क खोलता है, सब कंपनी टूट जाती है। कितना कंपनी आई थी मुझे नाम भी याद नहीं है। टेलीनॉर करके आ गया था, फिर डोकोमो करके आ गया था, हच आ गया था। अ, याद भी नहीं स्कूल के टाइम में सब हम लोग खूब याद रखते थे किसका-किसका सिम अवेलेबल है कि ₹50 में सिम मिल रहा है। तो वो सब खूब सारा आ गया था। फिर क्या हुआ? धीरे-धीरे सब ठंडा होने लगे और फिर धीरे-धीरे क्रैश करना शुरू हुआ धड़-धड़ा के। क्रैश होने के बाद क्या हुआ? सिर्फ़ 2 ही 3 बचे हैं अभी। जैसे अभी आपका जियो बचा है और वीआई करके एक ठो बचा है और एक ठो एयरटेल बचा है बस। बाकी सबका क्या हुआ? वही पीक में कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, ट्रॉफ में बहुत कम हो जाते हैं, फिर रिकवर कर जाता है। तो ये हर फ़ील्ड में होता है, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा ज़ूम आउट करो कि हर कंपनी स्पेसएक्स के बाद कि हम स्पेसएक्स बनेंगे, सब नहीं बनेंगे सर। हाँ, उसमें से 3-4 तो ज़रूर सक्सेस होंगे, लेकिन मेजॉरिटी पिटेंगे। पीक एंड ट्रॉफ। तो ये हो गया। अब रहा बात कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनके पास एक गुड और स्टेबल इनकम है, यानी कि वो यहाँ पहुँच ही जाएँगे। लेकिन जो अभी ओवर इवैल्यूएशन चल रहा है, वो थोड़ा ठंडा हो ही जाएगा। कितना टाइम में होता है? हम लोग कहाँ पे हमें नहीं पता। ये गेस आप नहीं कर सकते कि यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं। क्योंकि अगर अभी यहाँ पे है, अभी जो लोग इसका स्टॉक खरीदेंगे, क्या पैसा वो छापेंगे भाई, क्या टेंशन नहीं लेना है। और जो लोग यहाँ पे ट्रॉफ में पैसा खरीद लेंगे, वो लॉन्ग टर्म पे बोलेंगे भाई हमारे पास ही पैसा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे हैं हम लोग इस कर्व में, ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी सब लोग को लग रहा है कि एआई का जहाँ एक बार इन्वेस्टमेंट रुकेगा कि ठीक है सर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब रिटर्न दो, तब जाके सब लोग फेल होना शुरू होते हैं कि सर ठीक है हमने पैसा उड़ा तो दिया लेकिन अब रिटर्न कहाँ से दें? जैसे कि बहुत सारी कंपनी खुल जाती है कि सर हम डोर डैश कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर आपका रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो कैसे चलाओगे? तो वही, तो ये कॉमन चीज़ है इसलिए थोड़ा हड़बड़ाइए मत, लंबा सांस लिए, चिल मार के देखिए। बूम एंड बस्ट का साइकिल हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है। लेकिन एनवीडिया ओवरऑल एक अच्छा स्टेबल इनकम है। लेकिन हाँ, इनका कंपटीशन अब हीट अप कर रहा है क्योंकि जैसे बोले ना कि बाकी सब कंपनी को अच्छा नहीं लगता कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जा रहे हैं इसको सब कंपनी को। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर में ये बना है आपका क्या बोलते हैं चैट जीपीटी बना है। तो उनको भूत नहीं काट रहा है कि भैया वो दे दो पैसा अपना किसी को, वो अपना सिलिकॉन बनवा रहे हैं। अपना सिलिकॉन फंडामेंटल लेवल पे, ये उनका अपना है। ये आपका अमेज़न वेब सर्वर्स का उनका एक अपना सिलिकॉन डिवीज़न है, जो अपना सिलिकॉन बना रहे हैं। गूगल का अपना है, बहुत सारी और नए ब्रांड्स भी आ गए, यानी कॉम्पिटिशन बम है। और बड़े वाले लोग जो हैं वो उनको आपसे बेटर नहीं होना, उनको बस इतना हो जाना है ना कि सर हम या तो आपका खरीदें या अपने वाले में ही काम निपटा लें। अपने वाले में निपटाने में हम आप पे डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं। कंपनी कई बार बहुत ज़्यादा पैसा देती है सिर्फ डिपेंडेंसी हटाने के लिए। तो ये वाला बात समझना बेहद ज़रूरी है कि ऐसा मत समझिए कि ओ एनवीडिया ना एनवीडिया अकेले रहेगा, वो हटेगा ही। कितना हटता है, कितना परसेंटेज लूज़ करता है, वो सब अननोन है। हटना तो है ही क्योंकि सब कंपनी अपना मेहनत करके बना ही लेगी और उसको बेस्ट नहीं होना, मैं क्लियर करता हूँ, उसको ऐसा नहीं होना कि एनवीडिया का ना मैं बीट कर देता हूँ, उसको नहीं होना। उसको ना सर आप एनवीडिया खरीदोगे या घर के अंदर से ही काम चला लो। अब बोलोगे महँगा होगा या थोड़ा-सा ज़्यादा बिजली खाएगा, सर डिपेंडेंसी नहीं देगा ना। और डिपेंडेंसी कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ा खतरनाक पॉइंट होता है। तो स्कोप है, स्टेबल है, लेकिन ये बूम एंड बस्ट को आप अच्छे से समझिए। अप जितना स्पीड से जाता है उतना स्पीड से डाउन ही जाता है और फिर बाद में बहुत टाइम बाद आपको एक नेचुरल इक्विलिब्रियम मिलता है। तो अभी हम लोग ये ढिंक चिका वाला पीरियड में हैं।
अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि ये जितना स्पीड से टॉप पे गए हैं, वो टॉप पे रुक नहीं सकते। मतलब कि एप्पल रुक सकता है, माइक्रोसॉफ्ट रुक सकता है, एनवीडिया रुक नहीं सकता। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये समझिए ये स्पॉट कैप्चर तो कर लिया लेकिन रुक नहीं पाएँगे, क्योंकि जो भी आप टूल बेच रहे हो, ठीक है? कि सर मैंने ये A100 या B100 या जो भी आप बना रहे हो, आप किसी को बेच रहे हो, राइट? आपने कुछ भी बनाया, आप उसे बेच रहे हो। तो बेचने पे क्या रूल होता है? जैसे कि मैंने ये कैमरा खरीदा, ठीक है? बहुत पैसा लगा, मतलब मेरा 2 साल का सेविंग्स था जब मैं जॉब करता था। बहुत पैसा लगा। अब लेकिन मैंने खरीदा क्यों? क्योंकि मेरा उस अर्ज पर था कि एक हॉबी थी या मैं इससे कुछ करूँगा। उससे मैंने पूरा चैनल बना लिया, थोड़ा-सा दाल-रोटी भी कमा लिया। तो मेरा उसपे जितना लगा था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल गया इस कैमरा से। ये हर कोई होता है कि भई मैंने गाड़ी क्यों लिया? टैक्सी चलाऊँगा, टैक्सी चलाने में ऑब्वियसली आपको उस टैक्सी में जितना पैसा लगा उससे ज़्यादा रिटर्न आता है, तभी आप वो करते हो, नहीं तो करते ही नहीं। ऑब्वियसली हर किसी का सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी का होगा, तभी लोग टूल खरीद रहे हैं। तो टूल का वही समझिए, हर टूल जो काम करता है वो काम की ज़्यादा वैल्यू, जैसे बुलडोज़र से आप और लाते हो किसी को, भैया मैंने बुलडोज़र लाया, मैं बुलडोज़र यहाँ काम करवाऊँगा, ठीक है? आप जो काम कर रहे हो उसकी कीमत बुलडोज़र से ज़्यादा होगी, हमेशा। तो वही समझिए और ये मैं कह रहा हूँ खरीद लेते हो बुलडोज़र तो। आप बोलेंगे कोई खरीदता है प्रोजेक्ट के लिए बुलडोज़र? हाँ, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ पे कई साल तक खटना है उसी भैया खरीद लो, सस्ता पड़ेगा। कौन रेंट करे, कौन उतना करे, खरीद लो भैया, अपना पूरा खरीद ही लो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एएसएमएल है, एक कंपनी है, ठीक है? वो सिलिकॉन बनाने का मशीन बनाती है। तो उसका नाम आप स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं देखते? क्यों? क्योंकि उसका टूल से ही दूसरे लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। वो खुद ब खुद कुछ जाएगा, "सर आप मेरा वैल्यू है।" सर नहीं वैल्यू है। आपका वैल्यू तब होगा जब आपसे कोई कुछ बनाता है। इसीलिए एएसएमएल कितना भी हाय तौबा कर ले, उसका वैल्यू कभी भी आपको वहाँ टॉप पे नहीं मिलेगा। एप्पल क्या है? एप्पल पब्लिक के हाथ में जाता है, डायरेक्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? पब्लिक के हाथ में डायरेक्ट जाता है। अमेज़न क्या है? पब्लिक के हाथ में डायरेक्ट। तो ये सब कंपनी हाई वैल्यू रह सकती है। लेकिन सर वो कंपनी जो इन सब के पीछे बैठी हुई है और जो सामान प्रोवाइड कर रही है, शॉर्ट टर्म के लिए ढप्पा मार से जैसे अभी इंटेल ये मारा इसने, एनवीडिया ने, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिक पाएँगे। तो कल को किसका पैसा होगा? कल को किसका बोलबाला होगा? वो उसका होगा जिसने कल को एक एआई टूल बना लिया, अच्छा वाला। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ही हो अपना ओपन एआई से लेके, या कल को कोई नई कंपनी है जो अति भयानक एआई बना ले, वो अलग बात है। लेकिन वो लोग कल को ऊपर जाएँगे, एनवीडिया नहीं रहेगा। अब बोल रहे हैं कंपटीशन भी है और बहुत सारे और लोग भी हैं, और रहा बात आपका टूल, आप बोल दोगे सर 6 करोड़ का ये टूल है, तो लोग वही हिसाब लगाएंगे ना, ठीक है सर 6 करोड़ है कोई बात नहीं, मेरे को इससे प्रॉफिट कितना आएगा? मेरे को 20 करोड़ का प्रॉफिट आएगा तभी मैं 6 करोड़ रिस्क करूंगा। ये सब एएसएमएल की मशीन का दाम देखिए, और उतना दाम कोई क्यों देता है? क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट निकालते हैं। लॉजिक वही होता है कि हमेशा आप टूल प्रोवाइडर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भले ऊपर रह सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक्स वाली कंपनी हो गई, ये सब हो गई जो रश में बहुत प्रॉफिट कमाए, बात सही है। लेकिन गोल्ड कंपनी आज भी है और गोल्ड जो सही में सक्सेसफुल की है, वो तो भैया चांदी एकदम चिल मार रहे हैं प्लेटिनम पे साथ। तो लॉजिक वही समझिए, टूल प्रोवाइडर टेम्पररी टॉप रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं सैमसंग। सैमसंग कितना ऊपर का है, आपको ऐसा समझिए, सब कंपनी में सैमसंग का ही चीज़ जाता है। एनवीडिया है, एनवीडिया में जो मेमोरी लग रहा है, यानी कि जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी लग रहा है, यानी मेमोरी चिप जो स्टैक कर रहे हैं, वो किससे खरीद रहे हैं? आप बोलोगे एप्पल है, एप्पल किससे डिस्प्ले खरीद रहा है? मेमोरी किससे खरीद रहा है? लॉजिक वही समझिए, ये प्रोवाइडर ये खुद ही उस लेवल पे नहीं है। लॉजिक वही समझिए। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, सैमसंग बहुत ज़्यादा छितराया हुआ है और उसका प्रोडक्ट मैनेजर लूज़ मोशन में रहता है, इसीलिए वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते, नहीं तो आराम से धो देते सबको। तो ये वही समझिए कि आप देख लो, फॉक्सकॉन को आप ले लेते हो, ठीक है? फॉक्सकॉन क्या बनाता है? एप्पल बनाता है, तो फॉक्सकॉन क्यों नहीं है स्टॉक मार्केट में सबसे ऊपर? वही समझिए, हमेशा ये होता है, टूल प्रोवाइडर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऊपर जाते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं रह सकते। एक टाइम में फॉक्सकॉन का भी वैल्यू है, अय होए गर्दा उड़ाता है, फिर नॉर्मल हो गया, भैया बूम बस्ट हो गया, चिल हो गया। फेल नहीं हुआ, मतलब बूम बस्ट का मतलब ये नहीं होता कि चिल हो गया। बस्ट का सीधा ये मतलब था कि ओवर इवैल्यूएशन खत्म हो जाता है। फॉक्सकॉन हो गया, आईबीएम हो गया, सैमसंग हो गया, टीएसएमसी हो गया, सिस्को हो गया। एक टाइम पे सिस्को के पीछे लोग पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, भैया सिस्को है, नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के बिना फ्यूचर नहीं है। क्या वो बात सच है? सर्व सच है। आप एआई बोल रहे हो, एआई चल कैसे रहा है? सब नेटवर्किंग कर रहे हो ना। वो नेटवर्किंग कितनी कंपनी बना सकती है? कुछ ही कंपनी है। तो ये क्यों नहीं ऊपर है? बात वही समझिए, ये टूल है। टूल्स तभी आप खरीदते हो जब उससे ज़्यादा पैसा आप बना सकते हो। सर ये 600 करोड़ का सामान है, हम खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इससे 10,000 करोड़ निकाल सकता हूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टूल और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही जनरली ऊपर जाता है। अप डाउन होगा, कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे आएगा, वो भविष्य जानता है, लेकिन ये समझना चाहिए बैकग्राउंड वाली जो कंपनीज़ है, इसीलिए आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुनते नहीं, जबकि ऑलमोस्ट जितना चीज़ आप देख रहे हो दुनिया में, सब में उसी का चिप लगा हुआ है। मिसाइल तक में, वॉशिंग मशीन तक में, सब में उसी का चिप लगा हुआ है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का। मतलब वो दादाजी के ऊपर का दादाजी का कंपनी है, इंटेल का दादाजी है वो। वही था, है और रहेगा। बोल रहे मिसाइल सब में लग रहा है, फाइटर जेट में लग रहे हैं, सब देश के में। रशिया में भी फोड़ने के बाद, अरे सर टीएसएम चाइना का जो ड्रोन सब फूटता है, अरे सर
टीएसएमसी सबका वही आता है, तो वो क्यों नहीं है ऊपर? बात वही समझिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट सपोर्टर उतना ऊपर नहीं जाता है। तो ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहिए, ये टॉप पे गए हैं, लॉन्ग टर्म में जनरली नहीं रहना। कल को जो कंपनी अति भयानक एआई बना लेती है, वो जाएगी। अब क्या एनवीडिया खुद से एआई बना सकता है? असंभव नहीं है, वो भी ढप्पा मार सकता है कि सर हम क्यों करें? जैसे कि सैमसंग जो है, दूसरे को क्यों बेच रहा है? अगर उनके पास बुद्धि आ गया कि सर हम अपना पे ही खर्च करते हैं, अपना ही लैपटॉप बनाते हैं, अपना ही सारा चीज़ बनाते हैं, क्योंकि इनके पास फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ है। एनवीडिया दूसरे के पास जाता है, ये खुद का बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और इनके पास है फीचर्स, बोल रहे हैं बस लूज मोशन इनका कोई प्रोडक्ट मैनेजर का बंद कर दे, गाड़ी खोल देंगे ये। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में आप आराम से एनवीडिया का, एक टाइम था एनवीडिया सबसे ऊपर था, वो मतलब धीरे-धीरे, अब मुझे नहीं पता वो कितना साल में होगा, 2 साल में या 5 साल में, बट हो जाएगा। और कौन कंपनी आएगी जो एआई बना रही? क्या एनवीडिया खुद एआई बना सकता है? चांसेस कम है, बट ज़ीरो नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनवीडिया का होप और हाइप के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।